Hello everyone and welcome back to Spobex. फ्रेंड्स, जिंदगी कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, कभी कभी ऐसा लगता है। कितने लोगों ने कितनी चीज़ें लिखी है, कभी खुशी में कभी गम में। जिंदगी के इतने पहलू है कि हम सब पूरी लाइफ अपनी बिता दे तो भी जिंदगी को डिफाइन नहीं कर पाएंगे या फिर जिंदगी को समझ नहीं पाएंगे। कभी कभी ऐसा भी लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बातें लेके क्यों बैठी। तो आज हमारे बीच ऐसी शख्सियत है जो हमारे साथ लाइफ के बारे में ही बातें करने वाले हैं। वेलकम करते हैं विनय सोनुले सर का। हेलो सर। नमस्ते। हेलो। वेलकम हियर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर, हमें बताइए बेसिकली अभी क्या करते हैं? अभी फिलहाल मैं शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन नाम से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ओके। और शून्य मेडिटेशन या जिसको हम कहते हैं कि शून्य समता विपස්සना, इसके हम मेडिटेशन रिट्रीट्स लेते। नागपुर में आज तक 16 रिट्रीट्स हमारे हुए, रेसिडेंशियल रिट्रीट। इसके अलावा भारत भर बहुत सारे रिट्रीट हुए। तो मलेशिया के पूरे दुनिया में जाने माने ऐसे एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर लिम सियोजिन। वो एक प्रैक्टिशनर है। और डॉक्टर राजेश सवेरा करके मेरे टीचर है, आयुर्वेदाचार्य है और खुद पर्सनालिटी डेवलपमेंट गाइड है। तो उनसे सीखकर आज करीबन 16 रिट्रीट्स मैं खुद कर चुका हूँ, जिसको लोगों से बहुत प्यार मिलता है। इसमें मेडिटेशन रिट्रीट में 3 दिन का मेडिटेशन रिट्रीट जो हम करते हैं, इसमें बहुत तरह तरह के हर उम्र के लोग आते, परेशानियों के साथ आते। जो आपने शुरुआत की कि जिंदगी, तो जिंदगी के कुछ ऐसे मोड़ पर होते हैं लोग, वो लोग आते हैं। बाय प्रोफेशन मैं अभी सेंट्रल इंडिया का ऑपरेशन हेड करके काम कर रहा हूँ। हमारे 2-3 सेंटर इंटरनेशनल फाउंडेशन में आप सेंट्रल इंडिया का ऑपरेशन हेड में हूँ। पूरे फाउंडेशन का मीडिया पीआर मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ, संभालता हूँ। क्योंकि इसमें एक बात ऐसी है कि बाय एजुकेशन आई हैपन टू बी अ मीडिया एजुकेटर। इसके पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था। सवाल यही रहेगा आपसे कि आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिसमें आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, इवन आपकी जो फैमिली है, मतलब आपकी अपब्रिंगिंग कहाँ से हुई है। तो वैसे तो मैं एजुकेशन की और ही बहुत अलग नज़रिए से देखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मेरा पूरा जीवन ही एजुकेशन है। तो हम टीचर ज़रूर है, लेकिन मैं स्टूडेंट समझता हूँ खुद को। तो कहाँ कहाँ पर मैं सीखा हूँ, तो सबसे पहले तो मैं जिस परिवार में जन्मा हूँ वो मूवमेंट से बिलोंग करता है। मेरे फादर फुल टाइम सोशल वर्कर है। संबोधि नाम की एक संस्था है, उसको चलाते हैं। खुद साहित्यिक है। उनकी कुछ 2 कादम्बरियाँ आज तक आ चुकी है, गज़ल संग्रह आ चुका है, कविता संग्रह आ चुका है। उनका यूनिवर्सिटी के सिलेबस में वो है। और मेरी मम्मी माँ, हाँ ऐसा कह सकते हैं। और दूसरा पार्ट है कि मेरी जो सबसे पहली टीचर है इस दुनिया में जिसने लाया मुझे, वो मेरी मम्मी, मेरी माँ। तो वो खुद महिला प्रबोधिनी नाम की एक संस्था चलाती है और उनका भी बहुत बड़ा ग्रुप है। और ये दोनों महाराष्ट्र में बहुत जाने माने एक साहित्यिक और कार्यकर्ता करके है। फिर उसके बाद में मैं बचपन से बाल संस्कार वर्ग, अम्बेडकरिज्म, बुद्धिज़्म, उसके बहुत गहरे संस्कार मुझ पर है। उसी से मेरा थिंकिंग का बेस बना है। ये मैं बिल्कुल उस तरीके से बोलता हूँ। सारी पर्सनैलिटी मेरी वही है। उसके बाद फिर मैं जवानी का जो मेरा समय था, मतलब जो किशोर वयीन अवस्था होती है, उसमें समता सैनिक दल से जुड़ा। बहुत सारे आंदोलनों में मैं फुल टाइम करके मैंने काम किया। तो वहाँ पर मेरा बहुत सारा एजुकेशन हुआ। फिर फॉर्मल एजुकेशन की तरफ मैंने जाकर आर्ट्स में डिग्री की। देन पुणे यूनिवर्सिटी में एक मास कम्युनिकेशन में एमएससी होता है, उसमें मैंने वीडियो प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन किया। लेकिन वीडियो प्रोडक्शन हो, रिसर्च हो, ये सारे एंगल्स को मैंने बहुत करीबी तौर से प्यार करके सीखा। और ये सारी चीज़ें हेल्प करने के बाद फिर मैंने नेट की एग्ज़ाम भी क्वालिफाई की। तो मैंने कुछ समय प्रोफेसर करके भी काम किया। ये सारा होने के बाद में कुछ मोड़ ऐसे आए जो आपने शुरुआत ही बहुत अच्छी की कि लाइफ, तो ज़िंदगी एक सफ़र है। उस सफ़र के दौरान मेरा परिचय फिर शून्य समता विपස්සना से हुआ। तो आज ये सारे सिनेरियो को फिर से जब देखता हूँ तो प्रोफेशन के तौर पर भी मैं एक वही हूँ और मैं काम के तरह या फिर मतलब फिलोसॉफिकली भी शून्य समता विपස්සना का प्रचार करता हूँ।
प्रैक्टिस करता हूँ, ये मेरे जीवन का अभी एक अंग बन चुका है। बाय द वे, आपने जैसे बोला है कि मीडिया से मास कम्युनिकेशन में आपने एजुकेशन लिया है और उसी फील्ड में आप प्रोफेसर भी रह चुके हैं। उस फील्ड के बारे में या फिर उस समय की कुछ ऐसी चीजें आप हमारे से शेयर करना चाहेंगे जो हमारे दर्शकों को कुछ मोटिवेट करेगा? क्योंकि बीइंग अ प्रोफेसर सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसी कुछ चीजें लाइफ में तो होती ही है, ठीक है, बट बीइंग अ प्रोफेसर आपका जो नजरिया रहता है बहुत अलग होता है, तो आप कुछ शेयर करना जी, वैसे तो देखिए, प्रोफेसर भी खुद एक विद्यार्थी होता है, उसने सीख कर ही समझाना होता है। रही बात मास मीडिया की, तो मास मीडिया, फिल्म्स, ये सब कम्युनिकेशन, अगर हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करें कि मैं मास मीडिया भी नहीं बोलता हूँ, कम्युनिकेशन ये सब चीज़ का बेस है। क्योंकि इंसान, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन यही सबसे बड़ा आर्ट और साइंस है। इंसान की पहचान ही कम्युनिकेशन से हुए। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बताऊं कि इंसान एक खुद सिर्फ ऐसी स्पीसीज है जिसने भाषा डेवलप की। अभी भाषा तो पक्षियों की भी है, लेकिन भाषा, साहित्य, कला, वो सब निर्माण करना मतलब कम्युनिकेशन बहुत बेस में है। आर्ट क्या होता है? आर्ट कम्युनिकेशन है। साइंस क्या होता है? साइंस जब तक कम्युनिकेट नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं है। तो कम्युनिकेशन इज एवरीवेयर। और मैं खुद को बहुत ही फॉर्चुनेट समझता हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन। आज भी मैं जो करता हूँ तो सिर्फ कम्युनिकेट करता हूँ। तो प्रोफेसर, एक फील्ड कम्युनिकेशन की है आपने, जी, पूरी लाइफ को ये कम्युनिकेशन बिल्कुल मीडिया बिल्कुल माध्यम बहुत अच्छा हाँ और प्रभावी माध्यम आपने बताया जी। है। तो सर, ऐसे खूबसूरत कोई उस समय जब, क्योंकि बच्चे होते हैं, वो भी टीनेज होते हैं, कोई यंगस्टर्स होते हैं, उनके लिए लाइफ के अलग मायने होते हैं, और आप एक प्रोफेसर, तो कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ शेयर कीजिए जो आपको अभी तक याद है। मतलब सिखाने के लिए तो मेरे सामने इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आए हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आए हैं, और हमेशा मैं मेरे स्टूडेंट्स से भी सीखा हूँ। बहुत बार ऐसा होता था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में मैं जब था, तो आज भी वहाँ के बच्चे जुड़े हुए। वो इसलिए जुड़े हुए कि कभी मैं बच्चों के साथ में एक कन्वेंशनल टीचर नहीं बना। मैंने हमेशा उनके साथ में दोस्ती रखी। मतलब आप यही मैसेज देना चाहते हैं कि एक टीचर को सबसे पहले तो अपने स्टूडेंट के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए। बिल्कुल ये होना चाहिए, कम्युनिकेशन की लाइन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि सिखाना मतलब संवाद होता है। आप क्या सीखते हैं, ये तभी सीखते हैं जब आप कम्युनिकेशन प्रॉपर करें। तो कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी होती है कि हम किस तरीके से कम्युनिकेट करें। जैसे एक होती है कि किताबी आपके सब चीज़ें, लेकिन मैं किताबी शिक्षा में कभी बिलीव ही नहीं किया मैंने। आप किसी भी एजुकेशन के फील्ड में जाइए, अगर आप उसको लाइफ के साथ नहीं रिलेट कर रहे तो वो बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग हो जाता है। करेक्ट। बराबर मतलब है। कोई भी सब्जेक्ट है, आप कोई लाइफ के भी साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, एनी सब्जेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं, लाइफ के साथ ही कनेक्ट करना चाहिए। और यही एक कारण है एजुकेशन सिस्टम में कि हम जब इसको रिलेट नहीं कर रहे हैं तो डिसइंटरेस्ट बहुत हो रहा है बच्चों में, क्योंकि वो नहीं चाहते। आप साइंस इस तरीके से सिखाइए कि कण कण में साइंस कहाँ पर है। आप साइंस को जी रहे हो, अगर आप साइंस को जी नहीं रहे तो उसको पढ़ने का क्या मतलब है किसी के लिए? आर्ट आप जी रहे हो, आप आर्ट में रह रहे हो। अगर आपको किसी ने ये नहीं बताया कि योर एग्जिस्टेंस इज आर्ट, योर एग्जिस्टेंस इज साइंस, इवन योर एग्जिस्टेंस इज पोएम, योर एग्जिस्टेंस इज अ स्टोरी, अगर इस तरीके से नहीं देखा तो कोई सीखना नहीं चाहेगा। थोड़ा सा आप इस बारे में सोचिए कि दुनिया में जितने भी लोगों ने अच्छा कुछ बनाया है, उन्होंने कुछ अनकन्वेंशनल तरीके लिए, उन्होंने कुछ ज़्यादा अलग तरीके से कम्युनिकेट किया, इसीलिए हुआ। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज तक मुझसे सिर्फ इसके लिए जुड़े हुए कि उस तरीके से कम्युनिकेशन मैं कर पाता हूँ। देखा आप सभी ने, जब एक प्रोफेसर हमारे से मिलते हैं और जो खुद लाइफ को समझने के लिए और समझाने के लिए एक मेडिटेशन की राह पर चलते हैं, तो कितना परसेप्शन उनका और कितना उनका ज्ञान जो है वो सर्वव्यापी हो जाता है, और उसके मायने, उसके अंदाज, उसका बताने के तरीका कितना बदल जाता है। सर, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे रहते हैं ना अपने साथ, अभी प्रोफेसर यानी एक शिक्षक जो बच्चों के सामने है, और ऐसे तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई होगी ना जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये ध्यान में रह गया, जहन में रह गया।
वो एक किस्सा बहुत अच्छा है। वैसे तो देखिए, मैं समता सैनिक दल में अपब्रिंगिंग है मेरी, तो डिसिप्लिन, पेशेंस, कंटिन्यूटी, इसके भी संस्कार बहुत है। और दिखने में ही बहुत लोगों को कड़क भी लगता हूँ मैं। लेकिन दूसरे तरफ मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा दोस्ती से भी रहता हूँ। बट वन थिंग इज देयर कि जब मैं मीडिया के बारे में पढ़ाता था तो मीडिया वर्ल्ड बहुत क्रूशियल है। ये मैंने मेरी इंटर्नशिप पर देखा। मतलब आई वर्कड इन सह्याद्री, डीडी सह्याद्री में मैंने काम किया, डीडी न्यूज़ में काम किया था उस टाइम पर, ईटीवी में काम किया था। तो मुझे एक बात बहुत अच्छी पता है कि मीडिया में क्या चैलेंजेस है, और उसके लिए आपको बच्चों को बहुत ही मतलब रिगरस वे से ट्रेन करना पड़ता है। अब मैं जब पहला ही दिन मेरा था, एक नेशनल इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाने गया, और वहाँ पर अचानक मैं कुछ बोर्ड पर लिख रहा था तो ऐसा आवाज़ आया कि कुछ प्लास्टिक फट गया, मतलब किसी ने फाड़ा है। मैं पीछे देख रहा हूँ तो एक बच्चा पूरे क्लास में मस्त चिप्स खा रहा है। उसके बाद में एक दूसरी, हाँ यस, क्योंकि वो एक एटीट्यूड था। और ये होता है, जैसे अगर मेरे जैसा आदमी, अब यू लुक ऑन माई कॉम्प्लेक्शन, माई अपीयरेंस, हम लोग जब जाते हैं तो कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो, हम तो बड़े हाई सोसाइटी से आए और हु आर यू, ये वाला एटीट्यूड होता है। बट आई आस्क्ड देम वन थिंग, क्लास में जो रैपर गाना वगैरह जो है, और उनके लिए बहुत नॉर्मल था। तो मैंने उनको एक बात बताया कि आप मेरे क्लास में मत बैठिए। तो बोले सर यू आर किकिंग अस आउट। बोला हाँ, उसकी कंप्लेंट वगैरह बहुत कुछ हो गई, और मेरा दूसरा तीसरा ही दिन था। और मेरे जो बॉस थे वो भी बहुत सारी, अभी नागपुर के ही है वो, मिस्टर सातोकर सर करके, वो अफगानिस्तान, श्रीलंका, इसमें पीटीआई की बहुत वॉर रिपोर्टिंग वगैरह करके थे। तो उनको भी पता है कि इसमें कितना वैल्यू होता है टाइमिंग पर या इस पर। इस चीज़ में मैं बच्चों को बोल देता था कि आपने क्लास में नहीं आना है, लेकिन मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। आपने ये बोलना है कि मुझे कितने मार्क प्रैक्टिकल में चाहिए, वो मैं डाल दूंगा। तो बोले सर ऐसा कैसा? क्योंकि आपको सिर्फ मार्क चाहिए, और हमको ऐसे स्टूडेंट बनाने हैं जिसमें हम पैशन करके मीडिया को जो ले, जिसके लिए आर्स नहीं है। मीडिया में कोई ऐसा होता नहीं कि 8 आवर की शिफ्ट है, कुछ नहीं है। तो अगर मैं बच्चों पर उस तरीके से काम नहीं करूं, फिर उसमें मैं प्रेशर की फिलोसॉफी मेरी वहां से डेवलप हुई। आज भी मैं वो स्टोरी बताता हूं कि यू आर लाइक अ पॉट। आपने देखा है एक पॉट कैसे बनता है? तो एक कुम्हार उसको बाहर से भी हाथ लगाता है, अंदर से भी हाथ लगाता है। तो मैं खुद को टीचर करके ऐसा समझने लगा तभी कि आई एम जस्ट अ पॉटर, मैं कुम्हार हूं, और मुझे कच्ची मिट्टी को अगर आकार देना है तो मुझे प्रेशर तो डालना पड़ेगा। तो दैट इज द वे आई लुक ऑन प्रेशर। इसके वजह से मेरे बहुत अच्छे, हाँ, प्रेशर ऑन पर्टिकुलर पॉइंट। लेकिन आपने देखा होगा कि प्रेशर ये आपको सुंदर आकार देता है। अगर आपके पास आकार नहीं है तो आप किस तरह के मिट्टी के घड़े बनना चाहेंगे? ये भी तो सवाल है ना। तो देखिए, माँ बाप हमको प्रेशर देते हैं, और टीचर मस्ट बी लाइक अ पॉटर, कुम्हार। उसका काम है कि काल के चक्र पे रख दो, और वो जो घूम रहा है ना उसको आकार दो सिर्फ। मिट्टी तो मिट्टी है, जो जिस मिट्टी में जो गुण है वो ऐसे होने ही वाला है। तो अनदर पर्सपेक्टिव इन विच आई बिलीव कि हर मिट्टी खूबसूरत है। आकार उसको अच्छे तरीके से दो। आकार देने के लिए उस मिट्टी को तैयार करता है कुम्हार, उस तरीके से आप तैयार कीजिए। ऐसे तरीके से आपको एजुकेशन को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते आएगा। कोई प्रेशराइज नहीं फील करेगा, और कितना भी प्रेशर आया तो उसके साथ में प्रेशर से ज़्यादा पैशन बढ़ेगा लोगों में। तो दैट इज द काइंड ऑफ टीचर आई एस्पायर टू बी। आज भी मैं उसी तरीके का काम कर रहा हूँ। सो नाइस सर, सो नाइस। सर, तो आपकी क्या हॉबीज रही है, और जो हॉबीज आपकी पहले थी वो अभी कंटिन्यू है क्या? हॉबीज तो सबसे बड़ी मेरी हॉबी है फिल्म वॉचिंग, फिल्म और सीरीज। मतलब द मूविंग इमेज इज माई पैशन, इज माई कॉर्नर लाइफ का। मैं फिल्म से ही बहुत सीखा हूँ। फिल्म्स बचपन से, वैसे तो थिएटर में जाके फिल्म देखना, और बाद में नॉवेल्स का मुझे बहुत शौक था। मतलब आई रेड सुरेंद्र मोहन पाठक, तो मेरे पापा बहुत डांटते थे मुझे। सबसे पहले कॉमिक्स का शौक, उसके बाद में नॉवेल्स का शौक, लेकिन उन्होंने डिस्करेज कभी नहीं किया। लेकिन वो बोलते थे कि ये क्यों पढ़ रहा है। फिर उसके बाद में उतना ही मैंने अन्नाभाऊ साठे भी पढ़ा, और मुझे फिक्शन बहुत पसंद था उसमें का। इसमें मोमेंट से रिलेटेड भी अगर कुछ पढ़ना है ना, तो मुझे कथा, कादम्बरी या ये बड़ी पहले से भाती थी। फिर मैं फिल्म्स अच्छे से तब समझने लग गया जब आई वेंट फॉर माई मास्टर्स डिग्री इन पुणे। तो समर नखाते हमारे टीचर है, उनको बाबा कहते हैं सब लोग।
और ऐसा कोई नहीं है जो शायद उनको जानता नहीं फिल्म इंडस्ट्री के। सिनेमैटिक लैंग्वेज जो वहाँ से मैंने सीखी और सिनेमा क्या होता है, तो तब से मैं सिनेमा, तो देर इज़ नॉट अ सिंगल डे जब मैं कोई सीरीज़ देखकर नहीं सोता हूँ या कोई फिल्म देखता नहीं हूँ। जब कोई अच्छी फिल्म आती है तो ये आज भी कल रात को भी मैंने एक फिल्म देखी, आज रात को भी मैं एक फिल्म देखूंगा। जब भी मुझे समय होता है तो सबसे पहला मैं एक काम करता हूँ कि मैं फिल्म या कोई अच्छी सीरीज जरूर देखता हूँ। मतलब आप पहले से सिलेक्ट कर लेते हैं कि मुझे ये देखना है नहीं, इसमें भी एक पॉइंट है कि मैं कोई कुछ सिलेक्ट नहीं करता। हाँ, कभी कभी तो मैं एक ही सीरीज को दूसरी तीसरी बार देखता हूँ तो लोग बिकॉज आई एम अ बिंज वॉचर, लेकिन उसका मेरे ऊपर तो पॉजिटिव परिणाम हुआ है। बिंज वॉचिंग जब मैं बोलूंगा ना साइकोलॉजी की भाषा में, तो वो एक एडिक्शन की तरह है, लेकिन मैं उसको एडिक्शन की तरह नहीं देखता, उसको बहुत अच्छे से टर्न करता हूँ। जैसे देखिए कि सीरीज देखते देखते मैं स्कैंडिनेवियन सीरीज भी देखता हूँ। फिनलैंड में लाइफ कैसी है, डेनमार्क में लाइफ कैसी है, तो आपको बहुत चीज़ें सीखने मिलती है वहाँ से। जैसे मैं एक फिनिश सीरीज देख रहा था, स्वीडिश सीरीज देख रहा था, तो दोनों तीनों ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ कि दुनिया का आज के इसमें सबसे अच्छी कंट्रीज मानी जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अब हमने क्या देखना चाहिए कि वहाँ का सोसाइटी में लोग कैसे रहते हैं, वहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी से लेकर तो सारी चीज़ें कितनी अच्छे से एक्सेप्ट करती है सोसाइटी। मतलब एक बाप के सामने 14 ईयर्स ओल्ड बेटी या बेटा वो चॉइस अपना बता सकता है। तो मैं देखता हूँ कि वो सोसाइटी कैसी। फिर कोरियन फिल्म्स है, कोरियन सीरीज है, तो दुनिया, अभी इसके माध्यम से तो पूरी दुनिया, ईरानियन फिल्म मेकर्स बहुत अच्छे हैं, तो मैं देखता हूँ। इवन फिल्म से ही मुझे बहुत इन्फ्लुएंस मिला है, ये कंटेंट से ही मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ और सिखाता भी हूँ। सर, जैसे आपने बोला है कि आपकी हॉबीज है जैसे वॉचिंग फिल्म या मूविंग इमेजेस से मुझे बहुत प्यार है, चाहे एनिमेशन हो या कुछ, या फिर आप बुक्स पढ़ते हैं, वो भी आपकी एक हॉबी है। जी। तो आप आज के जनरेशन को क्या सजेस्ट करेंगे इस बारे में कि लाइफ में आपकी एक दिनचर्या इनके साथ अगर हो या कैसी होनी चाहिए? जैसे उनके खुद की भी एकेडमिक्स बुक्स रहते हैं, साथ ही में और भी कुछ अगर बुक्स आपको ऐड करनी है, पढ़नी है, या फिर फिल्म देख के, क्योंकि फिल्में तो देखते हैं बच्चे, वो कैसी फिल्में देखते हैं वो उनके ऊपर है, बट कोई भी फिल्म देखो आप, उसमें से क्या लेना चाहिए, क्या चीजें होती है जो आपको सीखते रहना चाहिए? तो एक दिनचर्या जो होती है आजकल के यंग जनरेशन को आप क्या सजेस्ट करोगे? देखिए, मैं 2-3 चीज़ें इसमें बोलूँगा कि सबसे पहले तो आप फिल्म अगर देख रहे हैं तो एंजॉय द फिल्म, उसके पूरे कंटेंट को, मतलब बी पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड, क्योंकि वो उसी के लिए बनी है। होता क्या है कि आपने जो चिंताएं बताई अभी, उन चिंताओं को लेके आप फिल्म देख रहे हो, और जब आप ये देख रहे हो तो उसके साथ में कुछ एंजॉय कर रहे हो। तो अबाउट रीडिंग एंड एवरीथिंग, मैं सभी चीज़ों के बारे में बहुत सबसे प्यार करता हूँ। जैसे फिल्म ही नहीं है तो बुक्स भी आपने पढ़नी चाहिए। जब मैं इवन यूपीएससी के क्लासेस लेता था तो मैंने बहुत अच्छा आर्टिकल जब पढ़ा था, तो उसमें आपने यूपीएससी के क्लासेस? जी, मैंने बहुत साल तक खुद यूपीएससी का प्रिपरेशन किया है। फिर 4 सब्जेक्ट में पढ़ाता था अमरावती की यूनिक एकेडमी में, बहुत चाव से पढ़ाता था। जब मुझे ज्योग्राफी बहुत अच्छा लगने लग गया तो मैंने ज्योग्राफी पढ़ाना चालू कर दिया, करंट अफेयर में पढ़ाता था। तो ज्योग्राफी आपका मतलब शुरू से था? नहीं, मेरा कोई ज्योग्राफी मैंने कभी पढ़ा नहीं, मैंने सिर्फ पढ़कर पढ़ाया है वो। तो वही एक चीज़ है कि आपको इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं। मतलब इट वाज पार्ट ऑफ द यूपीएससी करिकुलम, लेकिन मैंने पढ़ाना भी चालू किया। उसमें देखिए ऐसा होता है कि पढ़ना ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है, और हमने रीडिंग हैबिट लोगों में बढ़ाना चाहिए। क्योंकि पढ़ने से क्या होता है, रीडिंग इज एंटायरली डिफरेंट थिंग और फिल्म वॉचिंग इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। रीडिंग में आप अपनी इमेजेस क्रिएट कर रहे हो, इसीलिए रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। मूवीज़ में क्या है कि डायरेक्टर और इन्होंने वो एक विश्व खड़ा किया है, वो एक्चुअली आप देख रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। लेकिन पढ़ने से क्या होता है, तो आपका कॉग्निटिव पावर और बढ़ता है, क्योंकि आप इमेजिन कर रहे हो। व्हेन यू रीड अन्नाभाऊ साठे's फकीरा, यू आर क्रिएटिंग फकीरा, बराबर है। या आप जैसे अभी बात हो रही थी वोल्गा से गंगा, तो वोल्गा से गंगा में एक कोई भी कैरेक्टर आप पकड़ लीजिए कि जैसे आदिमानव वाला एक जो उसमें का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर,
तो हर इमेज को आप क्रिएट कर रहे हो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज सभी ने कुछ ना कुछ रोज पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़िए आप, किताब तो ऐसा है कि जिस आर्टिकल के बारे में मैं आपसे बता रहा था, मैंने एक वे बैक एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें एक सर्वे किया गया सारे मिनिस्टर्स, आईएएस ऑफिसर्स और अच्छे अच्छे कलाकार, तो हुएवर इज सक्सेसफुल इन देयर फील्ड, वो एक चीज जरूर करते थे। उन्होंने बोला था कि इस समय में ये 2 किताबें पढ़ रहा हूँ, इस समय में ये 3 किताबें पढ़ रहा हूँ। तो हर एक जो है ना कि रीडिंग एक बहुत बड़ा कॉर्नर होना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी का। दुनिया में क्या अच्छा आ रहा है उसको पढ़िए। फिर फिल्म इज ऑल्सो वन पार्ट की, जैसे किस टाइप के फिल्में आप देखते हो ना, ये भी बहुत ज़रूरी है। आप अगर एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव आपका बनेगा। मैं किसी और चीज़ के लिए देखता हूँ तो मेरे लिए इट इज़ जस्ट लाइक रीडिंग अ बुक। तो उतना ही देखिए कि उतना ही मैंने किताब पढ़ने के जगह पर सर डेविड अटेनबरो की जब सीरीज देखता हूँ मैं, प्लैनेट, उनका एक बीबीसी के ऊपर बहुत ही सुंदर सीरीज है। तो उस सीरीज को मैंने जब देखा तो उसको लाइफ के साथ में रिलेट किया कि नेचर क्या है। फिर मैंने नेचर में बर्ड वॉचिंग से लेकर सारी चीज़ें सीखी। मेरे एक टीचर है यादव तरटे, बहुत बड़ा आदमी है और बहुत लवली पर्सन है। उनसे मैंने जब नेचर को पढ़ना सीखा तो ये सारी चीज़ें मैंने रिलेट की कि नेचर का कितना अच्छा रिदम है। अब वो सब मुझे एक डॉक्यूमेंट्री से पता चला। सो इट गेव मी नॉलेज, इट गेव मी पर्सपेक्टिव। होल थिंग इज अबाउट हाउ यू वॉच, वॉट यू वॉच, हाउ यू एंजॉय। इसका सार अगर हम निकाले ना मैम, तो आपने जो भी चीज़ कर रहे हैं ना उसको फुल्ली देखना चाहिए, फुल्ली एंजॉय करना चाहिए। इफ़ यू आर रीडिंग, जस्ट रीड। इफ यू आर वॉचिंग अ फिल्म, ऑब्जर्व एवरी एंगल। कितनी चीज़ें देखने के लिए, कैरेक्टराइजेशन है, कैरेक्टर्स का अंदर क्या चल रहा है, उसका बिहेवियर क्या है ना। उसके बाद में सेटिंग्स देखिए, उसके भी बाद आप देखिए उसमें एडिटिंग की हुई है। तो बहुत बार मैं एक ही फिल्म को 10 बार इसलिए देखता हूँ कि अलग अलग एंगल से देखने की। कभी मैं देखता हूँ कि स्क्रिप्ट कैसी लिखी है, कभी देखता हूँ कि एडिटिंग कैसे की है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा लगता है मुझे कि एक ही दुनिया बनाते वक्त देखो कितनी सारी चीज़ों को कंपोज किया है उसने, कितना मेहनत किया है। और बहुत बार ऐसे भी होता है सर कि हम एक ही किताब जब पहली बार पढ़ते हैं तो हमारा जो समझ होता है वो अलग होता है। जब दूसरी बार पढ़ते हैं तो कुछ और हमको और समझ में आती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो हमने पकड़ी ही नहीं है बुक में। एब्सोल्युटली। तो ये वैसे ही ये ऐसा ही होता है, क्योंकि इसमें परसेप्शन नाम की एक चीज़ है। आपने निरपेक्ष हो के अगर देखा, हम क्या करते हैं, खुद को खुद के एंगल से देखना चाहते हैं। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को समझता नहीं है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक धम्मम नाम की फिल्म आई थी, उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी हो गई। और कंट्रोवर्सी एक थी कि बुद्ध की मूर्ति के ऊपर एक बच्ची खड़ी है। और कुछ लोगों ने ये कमेंट की कि इससे बुद्ध का अपमान हो गया। उस टाइम पे किसी ने कुछ लिखा नहीं। और मैं उसमें ये देखा कि एक तो आपको फिल्म समझता नहीं है, दूसरा कि मैं पूरे कॉन्शियस के साथ में कहूंगा कि अगर मैं मेरी बेटी को चाहूंगा कौन सा बुद्ध देना है तो उसको ऐसा बुद्ध दूंगा जिसके वो गले में मिल सके। क्योंकि बुद्ध है ही ऐसी चीज जिसका अपमान नहीं हो सकता। उसको आपने मूर्ति में बांध दिया। तो आई वॉज एबल टू सी वॉट डायरेक्टर वॉज ट्राइंग टू कन्वे। उसका वैसा पर्सपेक्टिव होना चाहिए। आपने अपनी चीजें घुसा दी उसमें। अगर यह आपकी मान्यता है तो आपकी मान्यता गलत हो सकती है। डायरेक्टर को क्या कहना है, उस आर्टिस्ट को क्या कहना है। तो इसमें देखिए एक स्वतंत्रता का बोध है जी। इसमें एक पर्सपेक्टिव की स्वतंत्रता सबसे बड़ी स्वतंत्रता है जीवन की। और सबसे ज्यादा कलह इसलिए कि हम दूसरे का पर्सपेक्टिव मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वहां पर हमारा मैं आता है। और इसके बाद मुझे जब मेडिटेशन मिला तो मैं इन सारी चीजों को समझ पाया कि आपके नजरिए में ये कितनी बड़ी चीज है। जिसके पास में मेडिटेशन है, जिसके पास में सारी चीजों से हटने का इरादा है, वो शून्य हो सकता है। एंड व्हेन यू आर जीरो यू लुक फ्रॉम अ एम्प्टी पर्सपेक्टिव टू एवरीथिंग। और तब आपको सारा संसार बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। हम ये नहीं करना चाहते हैं। दैट एक्चुअली इज मेडिटेशन। हम जजमेंटल नहीं होते किसी के बारे में देखने के बाद। जजमेंटल होना यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि वेयर देयर इज अ जजमेंट देयर इज समथिंग कॉल्ड यू। और जब ये यू खत्म हो जाता है, ये मी खत्म हो जाता है, दैट इज मेडिटेशन। एक बार वो पर्सपेक्टिव इंसान के पास में आए तो उसको सिर्फ ब्यूटी दिखेगी।
उसको दुखों में भी ब्यूटी दिखती है। वो दुखी इंसान में ये ब्यूटी देखता है और वो ब्यूटी देखकर उसको बाहर लाने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करता है। तो ये पर्सपेक्टिव डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अब इसका सार है कि जीवन में हम कई चीज़ें सीखते हैं, जैसे मैंने बुक्स के बारे में बोला, फिल्म्स के बारे में बोला, नॉवेल्स के बारे में, हर चीज़ ने मुझे पढ़ाया है, हर चीज़ ने हमको कुछ ना कुछ बनाया है। तो आप उसको चुनो, उसको जियो, उसका रस पियो। साथ ही में हमारे साथ जो लोग होते हैं, हमारे फैमिली में रहे या हमारे आसपास रहे, उनसे भी हम कुछ कुछ चीजें सीखते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा हम छोटे बच्चों से बहुत चीजें सीखते रहते हैं, क्योंकि शायद उनमें कुछ क्या बोलते हैं, बहुत निरागस होते हैं बच्चे, तो उनमें से भी काफी सारी चीजें सीखी जा सकती है। यू नो व्हाट, बच्चों से सबसे पहली चीज़ अगर सीखनी है आपको जी। तो बीइंग केयरलेस। यू लर्न बीइंग केयरलेस फ्रॉम द चिल्ड्रन। क्योंकि देखिए, आपने एक ऑब्जर्व किया होगा, हमारे उम्र के किसी को हम डांस करने बोलेंगे ना तो वो बहुत अकड़ कर डांस करेगा, संकोच है उसको। अब आप देखिए कि आजकल 2-3 साल का जो बच्चा है ना, उसके सामने अगर रील लग जाए, ये लग जाए, जस्ट ऑब्जर्व हाउ ही और शी डांसेस। उसमें क्या ग्रेस है, क्योंकि उसको शर्म नहीं है जी। उसको शर्म नहीं है, उसको हेजिटेशन नहीं है। शर्म, हेजिटेशन सब बाद में आया है आपके अपब्रिंगिंग से। तो आपको अगर बच्चों से सीखना है ना तो ये सब नहीं सीखना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लिविंग इन द मोमेंट, बच्चे को चिंता नहीं है क्योंकि उसने देखा नहीं है कुछ भी। लिविंग इन द मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप कुछ भी कीजिए, आप किसी भी फील्ड में जाइए, द थिंग आई हैव लर्नड रिसेंटली इज ओनली थिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू इज लिविंग एंड लिविंग इन द मोमेंट। बस इसके अलावा कुछ नहीं। उतना ही अगर आप सीख जाओगे तो सब कर पाओगे। सर, आप अभी मेडिटेशन में हैं और मेडिटेशन की क्लासेस भी लेते हैं, तो आपके परसेप्शन से आप एक इंसान की परिभाषा क्या कहते हैं? इंसान क्या है? इंसान इज नथिंग, एंड दैट इज व्हाट मेडिटेशन टीचेस यू। लेकिन अब मैंने जब ऐसा बोल दिया तो वहीं से तो सवाल खड़े होते हैं ना, कि मैंने जब बोल दिया कि इंसान इज नथिंग, ह्यूमन बीइंग इज नथिंग, तो फिर मेडिटेशन की तरफ देखने का लोगों का नजरिया ये बन जाता है कि ये बहुत ही पेसिमिस्टिक एटीट्यूड में हमको लेके जाएगा, ये सारा संसार की तरफ से सारा हमारा। एक्चुअली ऐसा नहीं है। द शून्य मेडिटेशन विच आई हैव लर्नड, इसमें एक अलग ही चीज है। ये आपको सबसे पहले तो नथिंगनेस की तरफ लेके जाता है। एंड व्हाट इज नथिंगनेस? व्हाई शून्य? तो आप एक ग्लास में या घड़े में कुछ भरना चाहोगे सबसे पहले जी। जैसे हमारा जीवन है, आप चाहते हो ना, चाहना इस शब्द को आप ध्यान रखिए, आप चाहते हो, क्या चाहते हो? ये चाहते हो, वो चाहते हो, कुछ ना कुछ, मतलब यू वांट समथिंग टू बी देयर इन योर बाउल। लेकिन आपने कभी सोचा है क्या कि इस बाउल में आप क्या क्या डालना? आप अपने लिए सब अच्छा ही चाहते हो, आप अपने लिए बहुत सारा पैसा चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, समाज में इज्जत चाहते हो, फेम चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, ये सब अच्छी चीजें है ना, ये डालना चाहते हो आप इस बाउल में, ये आप हो, ये इंसान। अब इसके दो तरीके हैं कि आपके अंदर इतना सारा भरा है कि इन अच्छी चीजों के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि यही सब पड़ा हुआ है। वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू एम्प्टी योर सेल्फ, कि पहले ये सब निकालो, यू बी एम्प्टी। उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना पास्ट होना चाहिए, ना फ्यूचर का थॉट होना चाहिए, उसमें संकोच नहीं होना चाहिए, उसमें डर नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी जस्ट लाइक दैट। और अब इसमें ऐड करने का देखो तो क्या इसमें बहुत ज़्यादा जगह नहीं हो गई अभी? तो मैंने इसके लिए बोलता हूं कि इंसान एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये सब बनाया हुआ है हमने, ये जो बाउल है। तो शून्यता इज लाइक दैट। सबसे पहले हम सारे थॉट्स को, यस, कि उसमें क्या डालना है, और हम नोइंगली अननोइंगली ऐसी चीजें डाल देते कि हमको खुद को भी नहीं पता रहता कि ये घड़ा भर चुका है और इससे क्या क्या चीजें। नाउ यू हैव मेड अ पॉइंट, नोइंगली एंड अननोइंगली। यस। बुद्ध कहां पर आता है? बुद्ध इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। देयर शुड बी नो एक्ट जहां पर आप ये कह रहे हैं कि नोइंगली और अननोइंगली, एवरीथिंग एंड एवरी एक्शन, एक्शन और थॉट दोनों भी नोइंगली करने का मतलब अवेयरनेस है। उसी का नाम विपस्सना, उसी का नाम ध्यान है। ध्यान, मेडिटेशन, विपस्सना, इस सबसे बड़ा शब्द जो है शून्य,
तो शून्य का जिस्ट पूरा ये है कि अवेयरनेस, ये पहला स्टेप है हमारा, अवेयरनेस। सारे एक्शन में अवेयरनेस। जैसे आप बुद्ध को देखोगे तो ही इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। इवन आप जो इमेजिन करो कि बुद्ध चलते कैसे हैं, बुद्ध के चलने में एक अलग ग्रेस है, शांतता है, बिकॉज ही नोज ही इज वॉकिंग। इसीलिए अगर आप सांस ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं सांस ले रहा हूं, आप जागरूक होने चाहिए, यू शुड बी अवेयर। आप कुछ लिख रहे हो तो आप अवेयर होने चाहिए, और ये अवेयर इंसान नहीं है, इसीलिए बहुत सारे प्रॉब्लम है। शरणत्ती नाम की जगह आपने सुनी होगी, इट इज इन बिहार, और इट इज अ बिगेस्ट स्तूपा, एंड इट इज मतलब जैसे कुछ स्तूप होते हैं वो रेलिक्स पे बनाए जाते हैं, बुद्ध के रेलिक्स पर, दांत पर स्तूप बना है इसके ऊपर। ये जो शरणत्ती का स्तूप है ना, तो बुद्ध जब डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने कि मैं मेरा अभी यहाँ समय खत्म हो चुका है, नाउ आई एम गोइंग टू पास ऑन, आई एम गोइंग टू डाई। ये भी एक ब्यूटी है कि वो नोइंग, ही इज अवेयर दैट हिज जर्नी इज गोइंग टू एंड हियर। तो वो बोलते, अब जाते वक्त एक गांव जो शरणत्ती के बाजू का, वहां पर सारे लोग जमा हो गए और वो जाने नहीं देना चाहते क्योंकि दुख से भर गए। और बुद्ध ऐसा इंसान है जो बता कर जा रहा है कि आई एम गोइंग टू डाई नाउ, अभी हो गया है। इसमें बुद्ध के सामने सभी लोग जब दुखी है तो बुद्ध बोलते हैं कि आप दुखी मत हो, मेरी याद रहे इसलिए मैं आपको एक चीज देता हूं, मेरी परम प्रिय चीज, और वो है बुद्ध का भिक्षा पात्र। अब ये जो भिक्षा पात्र है, ये भिक्षा पात्र मिट्टी का बना हुआ, और बुद्ध का भिक्षा पात्र ऐसा कहा जाता है कि 40 साल तक उनके साथ रहा, वो टूटा नहीं। अब एक इंसान के पास रहने वाला मिट्टी का जो एक ही पात्र ऐसा बोला जाता है। अब हम जो फिलोसॉफी को मानते हैं ना, उसमें हम ये भी नहीं सोचते कि सच है झूठ है, जस्ट थिंक अबाउट द जिस्ट ऑफ दैट स्टोरी, कि सिंबॉलिकली भी अगर सोचा जाए तो एक इंसान ऐसा है जिसके हाथ से कभी उसका भिक्षा पात्र गिरा नहीं, तो कितना अवेयरनेस होगा उनमें। एंड अवेयरनेस वही है कि ही इज अवेयर अबाउट एवरीथिंग, एवरी थॉट दैट अराइजेस इनटू द माइंड, और वहीं से तो हमारा चालू होता है। द जर्नी ऑफ मेडिटेशन स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। अवेयरनेस का बहुत ही सुंदर एग्जांपल आपने दिया सर। और आप जो इस राह पे चले हैं, जैसे आप प्रोफेसर थे पहले और अभी आपने जो राह पकड़ी है, तो आप इसी के साथ जाना चाहेंगे? बिल्कुल। और ये तो आई एम सो फॉर्चुनेट कि मैं पहले सरकारी यंत्रणा में प्रोफेसर था, अभी मैं ऐसे समझ लीजिए कि मैं ऐसे यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ जो प्रोफेसर्स का प्रोफेसर है, दैट इज बुद्धा हिमसेल्फ। क्योंकि मेरा काम कुछ भी नहीं है, मुझे अपना कुछ सीख के पढ़ाना नहीं है। वॉट एवर द टीचिंग्स आर, उन टीचिंग्स को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से जीवन में अप्लाई करने के साइंस के बारे में मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ। आई जस्ट शेयर वॉट आई लर्न, आई जस्ट पास ऑन, कि जैसे कि वैसे, जैसा का वैसा। उसका पहला नियम ही है। जैसे आप देखिए कि मेडिटेशन, व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन को हमारे पर्सपेक्टिव में पहले तो विपस्सना कहा जाता है, विपश्यना कहा जाता है। अभी विपश्यना और विपस्सना एक ही वर्ड है, लेकिन पाली में बोले तो विपस्सना, ध्यान। विपस्सना दो शब्द है। पस्सना इस पाली शब्द का अर्थ है देखना। अब ये भी एक आश्चर्य की बात है कि जब मैं बोलता हूँ मेडिटेशन का, जब आप एक चित्र बनाते हैं तो कोई ऐसा बैठा है आंखें बंद करके और सब छोड़ छाड़ के बैठा है। रियल मीनिंग इज एंटायरली डिफरेंट। देखना है आपको, किस चीज को देखना है? तो विपस्सना का मतलब है सी थिंग्स एज इट इज, जैसा है वैसा देखो, जैसा है वैसा देखो। वी टेंड टू इंटरफेयर इन एवरीथिंग, और माइंड टेंड टू इंटरफेयर। लेकिन विपस्सना में क्या होता है? चीजों को जैसा है वैसा देखना। उसके लिए सबसे जरूरी है देखना। तो सीइंग थिंग्स क्लियरली, जैसा हम बोलते हैं, तो क्लियरली देखने का मतलब क्या है? आप जैसा है वैसा देखो। हमारे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं ना, सबसे पहले उसको देखना हम लोग सीखते हैं। अब विचार कैसे उठ रहे हैं हमारे जहन में? विचार दुख के आते हैं, विचार सुख के आते हैं, विचार लालच के आते हैं, क्रोध आता है, बराबर है? तरह तरह के अलग अलग टाइप्स ऑफ थॉट। तो हम इस तरीके से बोलते हैं कि
आपने उनको सिर्फ देखना है और देखकर उन विचारों को बाजू में करते आने का तंत्र हम लोग सिखाते हैं। ये क्यों बाजू में करना, कि आप सिर्फ कंसंट्रेट करो एक थॉट के ऊपर, इनको बाजू में करो। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पहले ये करना पड़ेगा कि आपको देखना सीखना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप इन व्हाट वी टीच देयर इज अ सिस्टम। तो इन फर्स्ट स्टेप हम माइंड को इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि आप बहुत ही इजी तरीके से अपने थॉट्स को ना बाजू में करना है, कुछ नहीं, जस्ट वॉच करना है उनको। और फिर उसका एक टेक्निक है जो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि इस तरीके से आप अपने आप को शांत और काम करते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि दो चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा ऐसा बताता हूँ कि मैं पहले तो जिस इसमें काम करता था, जिन जिन मोमेंट्स के साथ में जुड़ा था, आपको अभी फिलहाल में बहुत आश्चर्य होगा ये सुन के कि वो सारे विपश्यना और मेडिटेशन के घोर विरोधी थे। उनमें से मैं भी एक था। लेकिन एक जो चीज़ मैंने सीखी है कि व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, तब मुझे समझ में आया कि बुद्ध एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी सारे टीचिंग का आधार अनुभव रखा है। बराबर है? तो आपने अनुभव नहीं लिया तो आप क्रिटिसिज्म कैसे कर सकते हो किसी चीज़ का? तो मैंने उसमें अनुभव लेना शुरू किया। फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें परत दर परत, क्योंकि आप ये नकार ही नहीं सकते कि आपको मन है। बिल्कुल। अच्छा, जो क्रिटिसाइज कर रहा है उसको भी मन है, क्रोध, लाभ, मोह, और ये भी मानते हैं कि ये बुद्ध का ही राह है। लेकिन इस राह पर चलने के लिए आपको करना क्या है? तो ये बहुत ईजीएस्ट वे है जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग, 70 लोगों का एक शिविर होता है हमारा, 70 के 70 लोग पूरे पॉजिटिव और सब कुछ ऐसा हैप्पी फील करके जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम बेसिक चीज़ के ऊपर काम करते हैं जो अनअवॉइडेबल है, वो है मन, और वो है अंदर अपने। सिर्फ कुछ प्रक्रिया है, उसको देखिए, उसको समझिए, एंड इट इज़ एंटायरली प्रैक्टिकल। सर, काफ़ी लोग मुझे मिलते हैं और मुझे पूछते हैं कि मतलब मैं भी थोड़ा बहुत मेडिटेशन समझती हूँ और करने की कोशिश करती हूँ सर। तो पूछते हैं कि मेडिटेशन करते कैसे, मेरा तो विचार ही इतने आते हैं, मन ही नहीं लगता, आंखें बंद करूँ तो कभी कभी बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है जी। तो आपके इसमें जैसे आपने बोला कि बहुत ही इजीली सभी लोग बहुत खुश होके जब जाते हैं, बिल्कुल, तो absolutely। आपकी टेक्निक जरूर बहुत ही हाँ, इजी बिल्कुल। हुई। एक बहुत ही इजी टेक्निक है। जी। सबसे पहले तो ये जो टीचिंग है, मतलब इट इज़ एंटायरली बेस्ड ऑन द सूत्राज। जैसे महाआनापान स्मृति सूत्र नाम का एक सूत्र है, उसमें एक चीज़ बताई गई है। और हमारे टीचिंग में हम लोग एक बिलीव करते हैं, जैसे हमारे सबसे बड़े गाइड जो है डॉक्टर लिम सियोजिन, और हमारे मेंटर, उनको हम मेंटर कहते हैं, और हमारे जो गाइड है डॉक्टर राजेश सवेरा, इन दोनों ने हमको पढ़ाते वक्त, नहीं ये टेक्निक उन्होंने निकाली नहीं, यही तो डिस्क्लेमर हम सबको देते हैं। और वो खुद बताते हैं कि ये इट इज ऑल रिटन इन सूत्राज, हम इसी को रिवाइव करने का काम करते हैं। तो ये कहने के बाद आप देखिए कि हाउ डू वी कॉन्सेंट्रेट अवर माइंड, आप अपने थॉट को कॉन्सेंट्रेट कैसे करेंगे? तो इसमें हमने ये बोला है कि हमने मेडिटेशन के 7 लेवल्स बनाए। और ये 7 लेवल्स जो है ना, हम इसको बेल्ट्स बोलते हैं। अब ये बेल्ट सिस्टम जब हमने बनाई, तो इस बेल्ट सिस्टम में ऐसा होता है कि वी स्टार्ट फ्रॉम रेड बेल्ट, और रेड बेल्ट को ही हम कहते हैं गेट वे ऑफ अवेयरनेस। तो रेड बेल्ट से हम प्रोग्रेस करते हैं ऑरेंज बेल्ट में, फिर ऑरेंज बेल्ट से हम जाते हैं येलो बेल्ट में, फिर ग्रीन बेल्ट में, फिर ब्लू बेल्ट में। तो अलग अलग लेवल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कहने और समझने लायक। अब देखिए कि हम सबसे पहले बेल्ट में रेनबो के कलर्स, यस, इट इज एग्जैक्टली एसोसिएटेड विद द स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम भी क्यों? क्योंकि आप देखिए कि सारे रंगों को अगर मिक्स कर दे आप स्पेक्ट्रम के, इट बिकम्स व्हाइट। व्हाइट इज नथिंग, क्योंकि व्हाइट पे कुछ भी पेंट कर सकते हैं आप। तो हम व्हाइट बेल्ट को हाईएस्ट बेल्ट बोलते हैं, जेन बेल्ट, जो हमारा प्रोग्रेशन का लेवल होता है। अब इसमें क्या है कि कोई भी इंसान इजीली इसलिए कर सकता है कि हमारा फर्स्ट स्टेप में हम एक टेक्निक बताते हैं, दैट इज द टेक्निक ऑफ रिवर्स काउंटिंग। रिवर्स काउंटिंग एसोसिएटेड विथ योर ब्रेथ। तो हम सिंपली करते भी कुछ नहीं, फर्स्ट लेवल है, उसमें क्या करते हैं कि आपके माइंड को इधर उधर भटकाने से अच्छा, और बहुत लोग ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि सिर्फ सांसों पर ध्यान दीजिए, लेकिन आपके अंदर जो माइंड है, जिसको मंकी माइंड बोला है बुद्धा ने, है ना,
तो आपका माइंड जो है ना वो मंकी की तरह बिहेव करेगा, बंदर की तरह बिहेव करेगा। वो क्या करेगा, इस डाल से उस डाल पर जाने का कोशिश करेगा। तो एक विचार से दूसरे विचार पर मन जो है वो छलांग मारते रहेगा। अब क्या करेंगे, तो हम इसमें ये टेक्निक पढ़ाते हैं जिसको हम बोलते हैं रेड बेल्ट प्रैक्टिस, रिवर्स काउंटिंग। तो आप रिवर्स काउंट कीजिए और रिवर्स काउंट करते वक्त सांसों की साइकिल पर ध्यान देना है अपने। अब ये करते वक्त आपका जहां पर भी ध्यान भटका, वहां से ध्यान भटका कर आपने वापस वहां पर लाना है। ये अगर आप कर दोगे तो यू बिलीव मी, वन हु इज एबल टू कॉन्सेंट्रेट हरसेल्फ और हिमसेल्फ फ्रॉम 99 to 0, जहां पर आपकी गिनती के ऊपर आप पूरा अवेयर है कि मेरी ये गिनती हो रही है, फिर मेरी सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, एक साइकिल हो रहा है पूरा। अगर 99 to 0 तक आप पूरा प्रैक्टिस अगर विदाउट ब्रेक अगर कर ले तो श्योरली यू आर आउट ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। इसका दूसरा मतलब ऐसा है, ये जो आपका काउंटिंग है 99 to 0, ये मतलब जो आपका ब्रेथ है उसके भी उससे रिलेट होता है क्या? मतलब जी जी, कैसा? ब्रेथ का एक पूरा साइकिल कंप्लीट होने के बाद में हम काउंट करते 99। अच्छा, अब ये इसलिए कि रिवर्स काउंटिंग के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पहली लेवल है जिसमें आपकी परीक्षा होती है कि आप ध्यान कितना दे सकते हो, तो आप ध्यान दीजिए। और ये करते करते आपके सारे थॉट जाके अल्टीमेटली व्हेन यू कम नियर टू 0 तो यू विल फील मोर रिलैक्स्ड, मोर रिफ्रेश्ड। अच्छा, इसीलिए अब इसका मैं प्रैक्टिकल नेचर बताता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं कि आप एक ध्यान लगाकर कहीं पर बैठे। हम कोई भी काम शुरू करने के पहले क्या करते हैं, जैसे व्हेन आई बिगिन माई लेक्चर, एक्चुअली आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम्प्टी माई माइंड, एम्प्टी माई थॉट्स। रिवर्स ऑर्डर में मैं सांसों पर ध्यान देता हूँ। ये तो सारे थॉट्स को हटाकर सिर्फ सांसों के ऊपर आप ध्यान दीजिए थोड़ी देर के लिए, और ये कहीं पर भी कर सकते हैं। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग से इन मेट्रो, तो आप अगर बैठे, आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं, तो आप अपने सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए और रिवर्स ऑर्डर में ये काउंट कीजिए। तो व्हाट आई वाज गोइंग टू से कि डेली अपने 99 to 0 ये पहली प्रैक्टिस तो करनी ही तो चाहिए। हम आंखें ओपन रख सकते हैं? हाँ, इसमें आंखें ऐसा रिकमेंडेड है कि आंखें थोड़ी सी ओपन आपने रखनी चाहिए। अच्छा, जैसे यू कैन इवन स्टेयर एट समथिंग और आप देखिए कि 99 फिर 98 ऐसा करके 0। केस अगर हम मेट्रो में हैं, suppose आपने बोला जैसे, तो उसमें हम लोग आंखें, यस, सबसे पहली तो बात कहीं पर भी कीजिए, आप बैठे हैं ना शांत, स्टार्ट रिवर्स काउंटिंग। हम तो हमारा कोई भी अगर सेशन शुरू होता है तो फर्स्ट वी प्रैक्टिस शून्य, देन वी बिगिन। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कहाँ पर भी जा रहे हैं, जब भी आपके पास समय है तो यू शुड जस्ट वॉच योर ब्रेथ। रिवर्स काउंट ये उसका एक ऐसा टेक्निक है कि लोगों का कहना है कि सर एकदम से हमको इतना बैठना नहीं होता, लेकिन हम जो प्रैक्टिस कराते हैं तो तीसरे दिन ही लोग 1 घंटा बैठते हैं। दैट इज रिकॉर्ड। 1 घंटे का प्रैक्टिस लोग करते हैं। ये कैसा कि उसके एक ऑर्डर में अगर आप टेक्निक के साथ करोगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा, फिर समय की चिंता नहीं होती आपको। अभी तो बहुत मुश्किल है सर नीचे बैठ के इतना समय तक बैठे रहना। लेकिन भी आप अगर देखेंगे तो मैक्सिमम फीडबैक्स आपको ऐसे मिलेंगे कि सर हमने सोचा नहीं था कि हम इतनी देर बैठ पाएंगे और बैठ गए। यस, सो दैट इज द टेक्निक दैट यू हैव टू कम एंड एक्सपीरियंस इन आवर रिट्रीट। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल रिट्रीट। ओके। और इस रिट्रीट में क्या वैल्यूज आप साथ में, क्योंकि आप जैसे मैंने जैसे सुना है रिट्रीट के बारे में कि आप टेक्निक्स के साथ साथ मेडिटेशन में कैसे जाना, उसके साथ साथ आप उनके एक्सपीरियंस, साथ साथ आप क्वेश्चन आंसर्स, अनुभव, साथ ही में लाइफ के परसेप्शंस, और साथ ही में आपने जो कुछ बनाए हैं जो बुद्धा के टीचिंग्स है वो भी आप वहाँ पे बताते हैं। तो क्या है वो चीज़? जी, वैसे तो ये बहुत लंबा विषय है, लेकिन हमारे कुछ बेसिक प्रिंसिपल है, शून्यति प्रिंसिपल्स हम उनको बोलते हैं। ओके। शून्यति प्रिंसिपल्स में एक तो देखिए कि शून्यति की प्रैक्टिस जो है, शून्य समता विपස්සना की प्रैक्टिस, ये पूरे वर्ल्ड अराउंड होती है। अच्छा। आप तो बिलीव नहीं करेंगे कि स्टेडियम में पूरा का पूरा स्टेडियम भर जाता है। जब डॉक्टर लिम खुद पढ़ाते हैं तो पेरू, बोलीविया, उसके बाद में ब्राज़ील वगैरह ऐसे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में प्रैक्टिस होती है, मिडल ईस्ट में प्रैक्टिस होती है, अपने बहुत सारे कंट्रीज़ में प्रैक्टिस होती है। ऑल ओवर वर्ल्ड वी हैव सर्टन प्रिंसिपल्स टू फॉलो। उसमें
हम दो प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं जो आपको एक्चुअली बहुत सिखाते हैं लाइफ में. पहला प्रिंसिपल, फर्स्ट काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स आर 9 नोज. अच्छा, 9 नोज. 9 नोज, जिसमें हम 3 चीज़ों को नो बोलते हैं, 3 चीज़ों के बारे में नथिंगनेस बोलते हैं कि ये नथिंग है, और 3 नॉन्स बोलते हैं. एक सार में उसका आपको बताऊंगा कि हमारे प्रैक्टिस में आपको किसी भी तरह का आइडल स्टैचू ये नहीं दिखेगा. सो वी से नो टू एनी आइडल, एनी स्टैचू. अब उसका रीज़न ऐसा है कि आपने फॉर्म और नेम, अब ये जो 9 नोज है ना, ये बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा सूत्र है. ये कहा जाता है कि दुनिया की पहली किताब जो लिखी गई थी दैट वाज डायमंड सूत्रा, वज्रछेदी का प्रज्ञा पारमिता सूत्र. इस पूरे सूत्र में, और उसका बेसिक ऐसा है कि सबसे एल्डेस्ट भिक्खु सुबुति बुद्ध को पूछते हैं और यही पूछते हैं कि हम हमारे थॉट्स को कंट्रोल कैसे करें, क्या करें. तो इसमें नॉन अटैचमेंट के बारे में बोला है. अब नॉन अटैचमेंट क्या है कि कुछ चीजें जीवन में इससे अटैच नहीं होना चाहिए आपने. जब आपका अटैचमेंट खत्म हुआ तब आप स्वतंत्रता से नई दृष्टि डेवलप कर सकते हो. और आपने देखा होगा अष्टांग मार्ग में का एक बहुत बड़ा पार्ट है सम्यक दिट्ठी, सम्यक दृष्टि. ये कैसे आएगी? तो सबसे पहले हम 3 चीज़ों को नहीं बोलते. एक तो कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर या कोई भी रिलीजियस बिल्डिंग, इसको हम नहीं मानते. मतलब इन रिवर्स ऑर्डर वी से कि आप कहीं पर भी बैठ के किसी भी धर्म के कैसे भी मेडिटेशन कर सकते हैं. देयर इज नो बाइंडिंग ऑफ कि बिहार में ही होना चाहिए, मस्जिद में ही होना चाहिए. अरे किसी को चाहिए ना तो वो मस्जिद में करे, किसी को चाहिए मंदिर में करे, क्योंकि शून्यति को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. अल्टीमेटली आप एक बात ध्यान रखिए, सबके पास मन है. हिंदू के पास भी वही मन है, मुस्लिम के पास भी वही मन है. तो आप नकार नहीं सकते कि आपके मन है. तो आप चाहे मंदिर में प्रैक्टिस कीजिए, आप किधर भी प्रैक्टिस कीजिए, कि जस्ट फॉलो द टेक्निक. और ऐसा बहुत बार होता है. दूसरा, हम किसी आइडल और स्टैचू को नहीं बोलते. तीसरा, कि कोई भी मंत्रा और चैंटिंग हमारे प्रैक्टिस में नहीं है. मैं रिपीट करता हूँ, कोई स्ट्रक्चर का ये नहीं है, कोई आइडल और स्टैचू नहीं है, कोई भी मंत्रा नहीं है, कुछ नहीं है. क्योंकि ऐसा भी नहीं है इसमें कि एक मंत्र है जिसको उच्चारण करते करते आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे. ये फिलॉसफी ही नहीं है. आप अपने प्रॉब्लम्स को है उसको ओन करने के लिए सबसे पहले आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा, भीतर देखना पड़ेगा. और जब आप देखते हो तो आपको पता चलेगा कि ये कंडक्ट है, ये मेरा कंडक्ट हुआ है, वो मेरे से एक्शन हुआ है. अगर वो एक्शन हुआ है तो उसके पहले थॉट आया, इसलिए हम थॉट को वॉच करने बोलते हैं. इसके लिए सबसे पहले तो देखिए, इंसान अटैच है किसी स्ट्रक्चर से या किसी से, वो आइडेंटिटी बनती है. तो यहाँ पर उसको भी हमने जीरो कर दिया है. नो, जो भी आएगा वो इन सारी चीज़ों से दूर रहेगा. और तब लोगों को पता चलता है कि सच में हमारे अस्तित्व में ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है. फिर देखिए, फिर और आगे इसमें कि वी आर नॉन कंसर्न्ड अबाउट फूड हैबिट्स. कौन अगर वेजिटेरियन है तो अच्छा है, नॉन वेजिटेरियन है तो अच्छा है, ऐसा भी हम लोग नहीं मानते. वॉट एवर योर फूड इज, इट इज़ फॉर योर एनर्जी, इट इज़ योर चॉइस. आप किस रिचुअल से बिलोंग करते हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, वी डोंट कंसर्न. इसलिए हमारा एक प्रिंसिपल ये भी है कि हम किसी के भी प्रिंसिपल में इंटरफेयर नहीं करते, किसी भी कल्चरल प्रैक्टिस में नहीं कर सकते. इसका बहुत बड़ा मतलब है कि आप चाहे वो कीजिए, आपके पर्सनल लाइफ में आप कुछ भी रहिए, हमारा ना ही बंधन है ना ही हम कंसर्न्ड है उसके बारे में. पहली बात तो हमारे ही मन में टेंशन नहीं है और आप भी उसका टेंशन छोड़ दीजिए. क्योंकि आप अगर इन भी चीज़ों से नाता तोड़ देंगे तो आप और भी हल्के हो जाएंगे. और फिर 3 और चीज़ें, अभी थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये 9 नोज हमारे होते हैं. इनको हम बहुत एलाबोरेट तरीके से बताते हैं हमारे शिविर में. ये 9 नोज हम बोलते हैं. फिर है कि पंचशील बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉर्नर है. लेकिन पंचशील के तरफ आज जो लोग बोलते हैं, तो जैसे पंचशील का मतलब क्या है, जैसे अगर प्राणी मात्रा की हत्या नहीं करना, तो जैसे मैं बोलूंगा कि पाणातिपाता वीरमणि, सिक्खापदं समाधियामि, ये लैंग्वेज, ये पाली लैंग्वेज है. ठीक है, ये गाथा है. अब इस गाथा का आप क्या मतलब निकालेंगे? मतलब जो बचपन से हमने पढ़ा हुआ है एक मतलब है वो. तो लोग बोलते हैं कि मी प्राणी मात्रांची हिंसा करणार नाही, मैं प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करूंगा, ऐसे मैं प्रतिज्ञा करता हूं. इसका भी बहुत गहरा, पंचशील का बहुत गहरा संबंध हमारे मन से है. तो हम उसको इस तरीके से देखते हैं, हम नहीं, उसका एक्चुअल मीनिंग यही है.
प्राणातिपाता वेरमणि का मतलब क्या है कि प्राणातिपात किसी भी प्राण का अपिताप करना। क्योंकि आप देखिए, बी वेरी केयरफुल व्हेन बुद्धा टॉक्स अबाउट हिंसा, वायलेंस। वो सिर्फ फिजिकल हिंसा की बात नहीं कर रहे। बुद्धा इज टॉकिंग अबाउट इवन हर्टिंग समवंस थॉट, सोल जो अंदर है। और आपको पता है कि कुछ शब्द भी इतने कड़वे और कटु होते हैं कि वो इंसान को कुछ भी इतने डिप्रेशन में डाल सकते हैं कि वो सुसाइड ही कमिट कर ले। ऐसा होता है। तो ऐसी किसी भी प्रकार का दूसरे के प्रति या कोई भी ऐसा अपने मन में थॉट अगर आता है तो प्राणातिपाता मतलब प्राण का अपिताप करने का कोई भी वेग मेरे मन में जब आता है, यही तो समझने वाली चीज है कि प्राण का अपिताप किसी और के और अपने आप बाद में करोगे, पहले ऐसा करने का विचार आपके मन में आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं वेग आता है मन में। यू सी कि वेन एवर सम वायलेंट थॉट्स अबाउट एनीथिंग, अ थॉट अबाउट हर्टिंग समवन कम्स इन योर माइंड, तो पहले एक वेग आता है। वो वेग एक तूफान की तरह आता है और वहां पर इंसान ब्लाइंड हो जाता है। आप बहुत लोग देखोगे ऐसे कि हिंसा करते वक्त कि ये मेरे हाथों से हो गया है, मुझे पता नहीं था, और उसके बाद वो पछता रहा है। अब इसको आप मेडिटेशन के पर्सपेक्टिव से देखिए। आपके मन में ऐसा अगर वेग उत्पन्न हो रहा है, प्राणातिपाता वेगमणि वेरमणि सिक्खा पदंग समाधियामी, कि बुद्ध का सिखाया हुआ ये पद ध्यान में रखना। और बुद्ध क्या बोल रहा है? प्राणातिपात म्हणजे प्राण का अपिताप करने का वेग आपके मन में उठने वाला है। यही तो ब्यूटी है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है। और हमने एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरे मन में तो हिंसा का विचार आने वाला है। अब मैं क्या कर सकता हूं कि अगर मैं अवेयर हूं उसके बारे में कि देखिए मेरे मन में ऐसा थॉट आया तो मैं उसको देखूंगा, और फिर मुझे पता है कि ये हिंसा मुझे नुकसान पहुंचा सकती है और सबको नुकसान पहुंचा सकती है, इससे तो क्राइम भी कमिट होता है मेरे हाथ से। तो मैं क्या करूंगा? मैं उसको देखूंगा, उस वेग को मैं समाधान की तरफ लेके जाऊंगा। उसके लिए मार्ग सिर्फ बुद्ध का है। अब देखिए बताया क्या गया है यहां पर कि सिंपली यू आर ए ह्यूमन बीइंग, और आपके अंदर ऐसे थॉट्स आएंगे तो आप क्या सीख सकते हो? यू हैव टू लर्न एंड प्रैक्टिस वॉचिंग दोज थॉट्स। वॉचिंग इज फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन। अब प्राणातिपाता के बाद हम आएंगे अदिन्न दाना। अदिन्न दाना का मतलब सब लोग बोलते कि मैं चोरी करने की, ये नहीं तो नहीं। अदिन्न दाना मतलब कि जो दान में नहीं मिला है मुझे, या जिस चीज पर मेरा हक नहीं, मैं उसकी प्राप्ति की इच्छा भी नहीं करूंगा। और ऐसा वेग अगर मेरे मन में आया तो मैं उसको समाधान की तरफ लेके जाऊंगा। कामेसु मिच्छाचारा वेरमणि क्या है? आप ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल पंचशील इतना ब्यूटीफुल है कि पंचशील में आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आपके मन में हिंसा का ख्याल आएगा, आपके मन में चोरी का ख्याल आएगा, आपके मन में कामुक भावना आने वाली है, क्योंकि वो शरीर से वेदनाओं से जुड़ेगी। तो देखिए यहां पर हमने क्या किया? पहले एक्सेप्ट किया। ये कोई चमत्कार नहीं है। एक्सेप्ट करने के बाद में मेरी कामुक भावनाएं मुझे एकदम से गर्त में ले जा सकती है। आई कैन कमिट, मैं ऐसी भी चीज कमिट कर सकता हूं जिसमें मेरी सोसाइटी की वैल्यू खत्म हो जाए, इसमें मेरे रिलेशन कुछ नहीं है रहेंगे, मेरा परिवार दुख में आ जाएगा, सब कुछ अधोगति वहां से शुरू हो जाएगी। लेकिन हमने एक्सेप्ट अगर किया है कि ये भाव उत्पन्न हो गए तो देयर इज अ वे, एंड फर्स्ट वे इज कामेसु मिच्छाचारा वेगमणि। मतलब ऐसा वेग अगर आपके मन में उत्पन्न हुआ तो यू हैव द पावर टू वॉच इट, वॉच केयरफुली कि ऐसा भाव मन में आया है, अब उसको समाधान की तरफ लेके जाओ। मार्ग कौन सा है? बुद्ध का मार्ग है। यहां तुम प्रतिज्ञा नहीं कर रहे हो, प्रतिज्ञा टूट सकती है, लेकिन हम यहां पर क्या कर रहे हैं? हम यहां पर सिर्फ वॉच कर रहे हैं उसको, और वॉच जब जिसने किया उसका कॉन्शियस जागा है तो उसको शांत भी करेगा। इसके बाद में मूसावाद आता है। मूसावाद मतलब झूठ मत बोलो। तो झूठ बोलने में हम लोग बोलते हैं कि कोई भी मूढ़वाद मत करो, फॉल्स क्लेम हम उसको बोलते हैं। मराठी में जिसको बोलते हैं अगाऊचं बोलणं, कुछ भी बोलना, जो जरूरत नहीं वो बोलना हमेशा आपको दुख की तरफ लेके जाएगा। जब भी ऐसी इच्छा उत्पन्न आपके मन में हो गई तो इस पद को ध्यान रखना। सिक्खा पदंग समाधियामी बहुत जरूरी है। तब इस पद को याद रखना है। सिर्फ याद रखने का मतलब क्या है? बीइंग अवेयर, कुछ नहीं है। फिर आखिरी में आता है सूरा मेरय्य मज्ज प्रमाद थाना, कि ऐसा कुछ करने का जब भी वेग आपके मन में आया तो यू बी अवेयर। तो ये पंचशीला हम जरूर पढ़ाते। इसका तो मैं एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। व्हेन आई वेंट टू केरला, केरला में हमारी रिट्रीट हुई थी, तो मैं आऊंगा उसके ऊपर
लेकिन आप इसका एग्रीगेट देखिए, यहां पर हम इंसान के बेसिक थॉट्स के ऊपर काम कर रहे हैं. इट इज कंप्लीटली साइंस. इसीलिए मैं बोलता हूं कि बुद्धिज्म इज अ प्रैक्टिकल रिलीजन. जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किसी भी करनी है तो पंचशील, अष्टांग मार्ग सबसे ग्रेट है दुनिया में. मैं तो बोलता हूं कि सारी मोटिवेशनल किताबें सिर्फ इनके ऊपर ही बनी है. मुझे बताइए कि जो इंसान इन 5 चीजों के बारे में अवेयर है उसके हाथ से वो क्राइम नहीं होगा. अब थोड़ा पीछे जाकर देखिए, इन चीजों को जो जिसके हाथ से ये ब्रेक हो गया ना वो गुनहगार कहलाते हैं हमारे यहाँ. आप हिंसा करोगे तो जेल में जाओगे. दफा 302 ताजीराते हिंद वगैरह आपको सब कुछ हो जाएगा. चोरी करोगे, अच्छा आप अगर ज्यादा कामुक है, आपकी काम वासना इतनी ये है कि आप हर चीज को बहुत गंदी नजर से देख रहे हो, तो समाज में आप जी सकते हो क्या? आपको कोई पास करेगा क्या? आप अगर चोरी करते हो तो ये होगा क्या? आप एक ध्यान रखिए कि हम पंचशील एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी पढ़ाते हैं. इंडिया वॉज अ वेरी प्रॉस्परस नेशन. व्हाई? आपको ये पता होना चाहिए और शायद आप जानती भी है कि बुद्ध के सबसे पहले फॉलोअर जो है ना वो व्यापारी लोग थे, बहुत धनिक. ऐसा क्यों होगा कि जो संसार छोड़ रहा है, जिसने अपना प्रसाद छोड़ दिया, उसके पीछे सारे व्यापारी लग गए? कभी सोचा है ऐसा? उसका एक कारण है कि बुद्धा ने कभी गरीबी का समर्थन नहीं किया, दरिद्रता का नहीं किया. उसने समृद्धि का समर्थन किया. लेकिन समृद्धि आते वक्त इंसान ने कुछ भी कर दिया ना अंधे से, तो वो सुखी नहीं है. तो वो क्या चाहते हैं? बुद्ध का पर्सपेक्टिव एक अलग है, उसको हम लोग पंचशील से देखेंगे. पहले का जो जमाना था उसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी. आज के ज़माने में जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आज के ज़माने में जैसे आप कोई भी डीड कर रहे हो, ऐसा नहीं था. सब चीज़ विश्वास पर चलती थी. सारे व्यापारी इसलिए बुद्धिज्म के ऊपर कि बुद्धिज्म का प्रिंसिपल था शील, जिसमें झूठ बोलना नहीं है, फंसाना नहीं है, कोई भी हिंसा का व्यापार नहीं करते थे. तो क्या होता था कि एक व्यापारी का दूसरे व्यापारी के साथ में विश्वास बहुत बड़ा था. कैन यू इमेजिन? ये मैं हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ आपको. हमारे पूना के पास जो नाने घाट है ना, पूरा का पूरा वहां पर एक इतना बड़ा घड़ा मिला है जो ऐसा कहा जाता है कि दिन के 6 प्रहर में वो भर जाता था. नानों से भर जाता था, मतलब कॉइन से, इसलिए उसका घाट नाने घाट है. वो टोल प्लाजा था. इतना व्यापार वहां से होता था. अब इतना व्यापार समृद्ध होने का कारण क्या था कि उस टाइम पर व्यापार शील और इथिक्स के साथ होता था. ये किसी ने नहीं सोचा. इसका मैं दूसरा मतलब आपको बताता हूं कि पंचशील में से जिसके पास में ये पूरे नहीं तो थोड़े भी शील है ना, उसके साथ में आप व्यवहार भी अच्छा कर पाते हो. क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में व्यवहार करोगे जो खुद चोर है, उसको कभी कर्जा नहीं दोगे? आप दोगे क्या? आप देंगे क्या? नहीं देंगे. अच्छा, जिसको झूठ बोलने की आदत है उसके साथ में आप ये करेंगे क्या? मैं तो ये बोलता हूं कि आप कभी रिश्ता कराएंगे क्या जो नहीं है? तो वैसे तो सबको पता है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जब इसका ये मतलब देखोगे कि वेग मन में उत्पन्न होने वाला है, उसको सिर्फ देखने का अवेयरनेस भी क्रिएट होना चाहिए. अवेयरनेस इज द थिंग. तो पंचशील क्या बोलता है फिर? वेग मन में उठने वाला है हिंसा का. You will have a strong desire to hit someone when you are angry. That is going to happen. Yes. लेकिन ये होते वक्त जो जागरूक होता है ना, वो उसका हाथ उठता नहीं. उसके मन में ख्याल आया, ही वॉच दैट थॉट, लेकिन उसको पता है कि ये करना मेरे लिए ही ज़्यादा घातक है, तो वो शांत हो जाएगा. तो पंचशील इज ऑल अबाउट योर एक्शंस. ठीक है. तो हम 9 नोज बताए और पंचशीला ये हमारे रेड बेल्ट प्रैक्टिस का एक हिस्सा है. तो क्या होता है कि हम इसके बारे में भी अवेयर है, शीलाज के बारे में. बेसिक चीजें आप अपने पहले लेवल में से ही, सबसे बेसिक और सबसे फाउंडेशनल जी, सबसे बेसिक और सबसे फाउंडेशनल है. अटैचमेंट के बारे में मैंने बोला कि आप अटैच किसी से नहीं होना चाहिए. जब हम एम्प्टी बोलते हैं तो थोड़ी देर के लिए अपने सब पूरा ही नथिंगनेस में जाना है, कुछ नहीं. सिर्फ आपके मन में थॉट और काउंटिंग होने चाहिए. तब आपको पता चलता है कि इट इज अ स्टेट वेयर देर आर नो थॉट्स. और अब आप अपने थॉट्स को चैनलाइज करके कुछ भी कर सकते हो. तो जैसे मेडिटेशन में जब हम जाते हैं मेडिटेशन प्रैक्टिस के साथ, तो ऐसा प्रॉपर आपका डेली शेड्यूल रहता है? जी सर? 3 दिन के रिट्रीट में एक्चुअली हम बहुत ही मतलब मज़ा करते हैं. सबसे पहले
अच्छा। यू विल बी मेस्मराइज्ड। क्या करते हैं कि हम पूरे दिन में सिर्फ 2-2 घंटे का प्रैक्टिस करते हैं, उसमें भी प्रैक्टिस 1-1 घंटे का होता है, बाद में टॉक होते हैं, अच्छा। और बीच का सारा समय हम लोगों को आराम करने के लिए देते हैं। अच्छा। क्योंकि लोग इतने ज़्यादा रिलैक्स होते हैं कि हम बोलते हैं कि ये खाना खाने के बाद आपने क्या करना है, बस आराम करना है, सोना है। अच्छा। बहुत अच्छा आहार होता है, ये नागलोक करके बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। और एक दूसरा कृष्णा नदी के किनारे हमारा एक बहुत ब्यूटीफुल सेंटर है, अमरावती आंध्र प्रदेश, विच इज़ कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। वहाँ पर भी हमारा रिट्रीट सेंटर है, बिल्कुल नदी के किनारे, वहाँ पर भी ऐसे ही होता है। तो इन 3 days व्हाट वी डू इज वी प्रोग्रेस विद द बेल्ट सिस्टम। इसमें ग्रीन बेल्ट तक हम प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रैक्टिस जैसे रेड बेल्ट हो गया, फिर हम उसमें काउंटिंग का प्रोसीजर बदलाते हैं, फिर एक स्टेज आता है जिसमें और पैटर्न बदलता है, और आखिरी के दिन में मैं सार बताऊंगा उसका कि पीपल आर एबल टू सिट फॉर एक्चुअली 1 hour, 1 घंटे के लिए बैठना पॉसिबल है आपका। तो वो ये टेक्निक देती है, और बीच के समय में आप बहुत ही अच्छे से रिलैक्स होते हो। जैसे मैंने रेड बेल्ट बोला, रेड बेल्ट को हम लोग क्लासिक एंजाइटी और डिप्रेशन टेस्ट बोलते हैं। कि वन हु इज नॉट एबल टू रिवर्स काउंट फ्रॉम 99 to 0, उसके थॉट्स भटक जाते हैं। जब आप ऐसे एबल हो जाओगे तो एक तो फिर डिप्रेशन एंजाइटी इसके ऊपर तो बात करेंगे, क्योंकि ये सब मन की स्टेट है, सब उसमें थॉट स्कैटर होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो उसको जब हम लाए तो आपका माइंड क्लियर है, थॉट क्लियर है। सारे उम्र के लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आर देयर। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये मेडिटेशन वगैरह के लिए यंग जनरेशन नहीं जाती, लेकिन हमारे यहाँ यंग जनरेशन ज़्यादा आने लग गई है, क्योंकि हम उसको रिलेट करते हैं कि मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि आपको पूरे लाइफ भर मेडिटेशन, दिन भर मेडिटेशन करना है, ऐसा नहीं, वो एक टेक्निक है। अब आप व्हेन यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, कंट्रोल योर थॉट्स, अब मैं ये बोलता हूं कि ये स्टेट लेकर आप अगर एक्टर है तो आप क्या करते हो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक मुझे बहुत अच्छा वाक्य है कि वो जब स्ट्रगलिंग फेज में था ना, तो वो बोलता था कि मेरा 2 सेकंड का जस्ट एक सजेशन शॉट भी, एंट्री शॉट भी है ना, तो मैं इतने वेरिएशन ट्राई कर, दैट मेड हिम ग्रेट एक्टर। मतलब एक थॉट के ऊपर कंसंट्रेशन जो भी करता है ना, उसकी दुनिया बहुत बड़ी हो जाती है। अब देखिए कि आप अगर एक किताब लिख रहे हैं तो राइटर ब्लॉक आता है, समझता ही नहीं है, बहुत लोगों को कंप्लेंट कर दे। आप रिवर्स काउंट कीजिए, अपने थॉट को जगह पर लाइए, तो आप फिर शांत हो जाएंगे। आप अगर जैसे कोई स्पोर्ट्समैन है तो स्पोर्ट्समैन के सामने बिल्कुल अनडिटर्ड कंसंट्रेशन होना चाहिए। हमारे एक स्टेप का नाम है अनडिटर्ड कंसंट्रेशन। अच्छा। आपने एक चीज के ऊपर फोकस कर लिया तो आप वही कर पाएंगे, उसके लिए वो आनंद से कर पाएंगे। दैट इज द काइंड ऑफ थिंग वी टीच। इसमें एक बहुत बड़ी आयरनी ऐसी है कि बहुत लोग मेरे पास में आते हैं, ऐसे 2-3 पेरेंट आए कि हमारे बच्चे का एग्जाम है इसलिए हम नहीं ला पाए, फिर वो मेडिटेशन में बैठने के बाद में पछताने लग गए। उसको एग्जाम के पहले सर यहाँ बिठाना चाहिए था, फिर नेक्स्ट रिट्रीट में दे सेंड देयर स्टूडेंट। ये आपको किसी भी चीज में हेल्प करता है। अभी आज क्या हो रहा है, पढ़ाई का क्या हो रहा है बच्चों का। वन कंप्लेंट दैट आई ऑफन कम अक्रॉस फ्रॉम माई क्लाइंट्स, और जो हमारे शून्यती के सभी शून्यतीज है जो प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, कि सर ये ना हमारा बच्चा बैठ नहीं पाता है, इसका थॉट बहुत ही है। अब यहीं पर तो कंसंट्रेशन की जरूरत है कि आप अगर अपने माइंडसेट को उस तरीके से तैयार करके आए और फिर आप काम में उतरे ना, तो आपका काम बढ़ने वाला है, वो प्रोडक्टिव होगा। जैसे अगर मुझे बोलना भी है तो आई एम कॉन्सेंट्रेटेड ऑन व्हाट आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, आई हैव नथिंग अराउंड मी नाउ, बराबर है। सो इफ यू आर डांसिंग, अगर आप डांस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू शुड डांस, डू एनीथिंग विथ अटमोस्ट कॉन्सेंट्रेशन, तो आप उसके साथ में बहुत प्यार से करेंगे कोई भी चीज़। तो बॉटम इसका ऐसा है कि आज जो कॉरपोरेट लाइफ में भी स्ट्रेस सबसे ज़्यादा है, एंजाइटी सबसे ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें जो हो रही है शून्य प्रैक्टिस में इस सब के आंसर्स है, सबके आंसर्स है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि शून्य में हम सभी चीज़ों का आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से बताते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट वे।